दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 आ चुका है, जिसे हम कुछ देर में एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस सीजन को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को ये कहानी सुनी सुनाई लगेगी और आपको लगेगा जैसे कि ये हम पहले भी देख चुके हैं, जबकि ये बात सच है क्योंकि ये सीजन 5 रीबूट है, यानी कि पिछले 4 सीजन को कंबाइन करके एक सीजन बना दिया गया है। इस सीजन 5 में आपको पिछले 4 सीजन की छोटी सी स्टोरी देखने को मिलेगी ताकि आप लोग सीजन 6 के लिए रेडी हो सको। तो चलो बिना टाइम जाए किए हमारी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है हमारे मास्टर याओ चेन से, जो कि एक ईवल आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो ईवल आदमी जिसका नाम मुगन था, वो हमारे मास्टर याओ चेन से कहता है कि उस टेक्निक को मेरे हवाले कर दो, लेकिन हमारा मास्टर याओ चेन उसे कहता है कि नहीं, तुम फान स्किल्स के काबिल नहीं हो, मैं वो स्किल्स तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस पर मुगन गुस्सा होते हुए कहता है कि कभी भी तुम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसे संभाल कर रखने का क्या फायदा, तुम उसको मेरे हवाले कर दो। और ये कहते साथ ही वो मास्टर याओ चेन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ इस बैटल में हमारे मास्टर याओ चेन बहुत ही आसानी के साथ मुगन का सामना कर रहे थे कि तभी मुगन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी के साथ मास्टर याओ चेन के डेसिबल पर अटैक कर देता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इस बात का अंदाजा जैसे ही मास्टर याओ चेन को होता है, वो बड़ी तेजी के साथ जाकर अपनी डेसिबल के सामने खड़े हो गए थे, जहाँ वो अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं ताकि वो अपनी डेसिबल की जान बचा सके। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम होता है कि ये सारी मुगन की एक चाल थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन का डेसिबल ही अपनी तलवार को मास्टर की पीठ में घुसा देता है, जिस पर मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो हैरान होते हुए अपने डेसिबल से सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका डेसिबल जवाब देता है कि मैंने आपके साथ इतना वक्त गुजारा, लेकिन कभी भी आपने वो फान स्किल्स मुझे नहीं पास की। आप हमेशा से वो स्किल्स मुझसे छुपाते रहे ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर ना बन सकूं। और ये कहते साथ ही वो अपने मास्टर याओ चेन को खाई से नीचे गिरा देता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था, वो बस अपने डेसिबल की जान बचाना चाहते थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन अपनी स्पिरिट सोल को एक रिंग में कैद कर लेते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहां हमें याओ फैमिली के टैलेंटेड बच्चे के बारे में बताया जाता है कि उसने छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन एक रात पता नहीं उसे क्या हो गया, जिसके बाद से वो अपनी पावर्स और लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह धीरे धीरे करके उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसको पूरी फैमिली बेकार समझना शुरू हो जाती है और आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाना शुरू हो गए थे। यहाँ हम काफी वक्त बाद पहली दफा ज़ियाओयान को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा था कि तभी उसको अपने फैमिली मेंबर्स की बात सुनाई देती है। उसके फैमिली मेंबर्स के फादर से कह रहे थे कि ज़ियाओयान अब किसी काम का नहीं रहा, उस पर बेवजह खर्चा करना बंद करो, तुम हमारे रिसोर्सेज उस पर यूं ही जाया नहीं कर सकते। अगर उसकी शादी नालान यारन से नहीं हो रही होती तो शायद हम उसको फैमिली से भी निकाल देते। यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स की ये बात सुनकर ज़ियाओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है कि वो कोई कचरा नहीं बल्कि वो मेरा बेटा है। अगर तुम लोगों ने ऐसी बातें करनी है तो मुझे ज़ियाओ फैमिली का लीडर नहीं रहना, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जबकि दूसरी तरफ भाई ज़ियाओयान ये सारी बातें सुनकर सोचने लगता है कि आखिर वो लोग सच ही कह रहे हैं, मैं अभी के लिए किसी काम का नहीं रहा, मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने उसी लेवल को दोबारा से हासिल कर सकूं। और ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है, जहां वो बैठकर कल्टीवेशन करनी शुरू हो गया था। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि उसकी फ्लेम एनर्जी गायब हो गई थी, जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो मेरी बॉडी किसी भी फ्लेम एनर्जी को बहुत ही आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है। वो भी इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी उनका एक सर्वेंट वहां पर आकर कहता है कि मास्टर आपको आपके फादर ने बुलवाया है, क्योंकि कुछ मेहमान आपसे मिलने के लिए आए हैं। जो सुनकर ज़ियाओयान कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कहते साथ ही ज़ियाओयान उठकर अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद ज़ियाओयान देखता है कि नालान फैमिली से उसके होने वाली वाइफ आई हुई थी और शायद इसीलिए उसके फादर ने उसे यहाँ पर बुलवाया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पूरी सभा में कोई भी सीट ज़ियाओयान के बैठने के लिए खाली नहीं बची हुई थी, जिस पर उसकी सिस्टर आवाज लगाते हुए कहती है कि तुम आकर मेरे साथ बैठ सकते हो। ये बात सुनते ही ज़ियाओयान फौरन से जाकर उसके साथ बैठ गया था, जिसके साथ साथ वो उसका शुक्रिया भी अदा कर देता है। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ ताकि आगे हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। दरअसल ये लड़की ज़ियाओयान की असली बहन नहीं है, ज़ियाओयान के फादर ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसका रियल नाम ज़ियोनीर है। और इसके बाद से हम इसको ज़ियाओयान की कजन बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये बात देखने को मिलेगी कि ज़ियोनीर भी ज़ियाओयान से प्यार करती है। अब हम देखते हैं कि वो सभा वहाँ पर शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले मिस नालान खड़ी होकर मास्टर ज़ियाओयान से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आपके सामने खड़े होने की इजाजत दी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। जिस पर ज़ियाओयान कहते हैं कि तुम हमारी होने वाली बहू हो, तुम कुछ भी बोल सकती हो, और इसके अलावा तो मैं तुम पर फख्र महसूस करता हूँ। वैसे भी तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करके अपने दादा अब्बू का नाम तो रोशन कर ही दिया है, मुझे तुम पर काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है। यहाँ अपनी ऐसी तारीफें सुनकर हम देखते हैं कि मिस नालान काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर जो बात करने के लिए आई थी शायद उससे ज़ियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए, और शायद इसी वजह से वो ये बात करने से हिचकिचा भी रही थी कि तभी उसका मास्टर खड़ा होकर कहता है कि शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए। वो ज़ियाओयान के सामने काफी ज्यादा इज्जत के साथ झुकते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम आपके बेटे के बारे में बात कर सके। ये सुनकर ज़ियाओयान थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, लेकिन वो उनसे कहता है कि तुम बोलो मेरे बेटे के बारे में तुम लोग क्या कहना चाहते हो। यहाँ मास्टर डाई कहते हैं कि जैसा आप लोग पहले से जानते हो कि ज़ियाओयान की क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि मिस नालान अपने आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू
लेकिन इस रिश्ते को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे और हमारे एल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया था। इसलिए चाहे तो तुम कुछ भी कह लो, हम तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। जो सुनकर मिस नलान उनसे कहती है, फिर आप लोग ही बताओ कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग क्या लोगे। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को इस तरह की 3 पिल्स दे सकती हूँ और इसके अलावा मैं आप लोगों को डॉग की टेक्निक्स भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ करके बस इस रिश्ते को तोड़ दो। जिस ऑफर को ज़ियावियन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अपनी इज्जत को यूं ही बेच देंगे। मेरी बात सही है कि मैं बेकार हो चुका हूँ, मुझ में अब कोई पावर्स नहीं रही, लेकिन मेरे फादर का क्या? तुम्हारी रिक्वेस्ट के बाद वो अपनी फैमिली को लीड कैसे करेंगे? उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। यहाँ ज़ियावियन की बार-बार मना करने की वजह से मिस नलान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहती है, फिर ठीक है, मैं इस बात को यहीं पर छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं आज से 3 साल बाद के लिए तुम्हें चैलेंज करती हूँ। 3 साल बाद हम दोनों के दरमियान एक फाइट होगी। अगर मैं उस फाइट को जीती तो हमारे बीच ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर बदकिस्मती से तुम जीत गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ज़ियावियन भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं, बस मैं अपने फादर के लिए ये सब साबित करना चाहता हूँ। वो बड़ी तेजी के साथ जाकर वहाँ पर एक कागज और कलम उठाते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन बना लेता है जिसको उसने अपने खून से साइन कर दिया था। साथ ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस नलान के मुंह पर पहनते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 साल बाद मैं तुमसे हार गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी फैमिली से माफी मांगनी होगी। और इसी बात से इन दोनों के दरमियान ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अभी 1.5 घंटे बाद मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे देखना मत भूलना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावियन को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मिस नलान उसके फादर की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जिसकी वजह से ज़िया फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी, और इस वजह से ज़ियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। ज़ियावियन ने यहाँ पर गुस्से में मिस नलान के साथ 3 ईयर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, यानी 3 इयर्स बाद इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है जहाँ ज़ियावियन ने अभी वो एग्रीमेंट साइन कर लिया था, और इसके बाद वो फौरन ही अपने फादर के सामने झुकते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि सब लोग मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं पूरी तरह से बेकार हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 साल बाद हम यूनो साइड जाएंगे और मैं वहाँ पर आपकी गर्दन शर्म से झुकने नहीं दूंगा। जिस पर उसके फादर भी ज़ियावियन से कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक बहादुर इंसान है, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहकर हमेशा फख्र महसूस होता है और होता ही रहेगा। अपने फादर के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही ज़ियावियन काफी ज्यादा जोश में आकर खड़ा हो गया था, जिसके बाद वो मिस नलान से कहता है कि सिर्फ 3 साल के बाद हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ कि तब तुम इतनी ज्यादा बहादुर हो चुकी हो कि मुझे हरा पाओ। और ये कहते साथ ही ज़ियावियन वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे यहाँ मिस नलान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ज़ियावियन पर आ गया था, जो कि अकेले बैठकर काफी ज्यादा परेशानी में यही सोच रहा होता है कि मुझ में इतनी पावर्स तो नहीं है। बेशक वहाँ मैंने अपने फादर की इज्जत के लिए ये सब कह दिया, लेकिन मैं तो खुद कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा, आखिर मैं उसको कैसे हरा पाऊंगा। वो भी इसी कश्मकश में जूझ रहा था कि तभी उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि ज़ियावियन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि सारा की सारा नुकसान तो उस लड़की का है। उसे तो मालूम भी नहीं कि वो आखिर किस हीरे को खो रही है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम एक दिन हमारी फैमिली का नाम जरूर रोशन करोगे। इस पर ज़ियावियन अभी अपने फादर को बताने वाला था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, तभी उसके फादर उसे टोकते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे ये बात अच्छे से मालूम है, क्या हुआ अगर तुम अभी के लिए कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारी ज़िया फैमिली इसी के लिए तो फेमस है, हम हमेशा ही हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक पिल लेकर आया, उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम बेहतर हो जाओगे। जिसके बाद वो ज़ियावियन के हाथ में वो मेडिसिन पकड़ा देते हैं और उसको चीयर अप करते हुए कहते हैं कि हिम्मत रखो, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियन वहाँ से चला गया था ताकि उसका बेटा आराम से कल्टीवेशन कर सके। यहाँ ज़ियावियन उस मेडिसिन पिल को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा गुस्सा और बेबस दिखाई दे रहा था, वो खुद से कहता है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं खुद को इस स्टेट से कैसे निकालूं। जिस पर अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहता है कि छोटी गुड़िया, लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। यह आवाज सुनते ही ज़ियावियन फौरन अपनी चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत
हालत गवा बैठोगे। जो सुनकर ज़ेवियर अपनी जगह पर रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर उससे पूछता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई आइडिया होगा। जिस पर मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि हाँ मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, यानी कि मैं पिल्स बना सकता हूँ। और तुम तो ये बात जानते हो कि पिल्स से हम किसी चीज का भी इलाज कर सकते हैं। यहाँ ज़ेवियर को उनकी सारी बातें काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी वो बताते हैं कि वो जो सिक्स ग्रेड की पिल थी वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं तो ऐसी पिल्स बना सकता हूँ जिसका कोई जवाब भी नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं वो पिल्स बनाना तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद ज़ेवियर मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो उससे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो अगर तुम सच में वैसे अल्केमिस्ट हुए तो मैं तो एक साल में
ट्विस्ट कर लेता है, जिसके